चलिए बच्चों एक्सरसाइज 9.4 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 9.4 के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे और ये बताया था कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मीनिंग है। तो ये भी सब हो चुका था कि 9.3 तक पूरा डिफरेंशिएशन के ऊपर है। इसके बाद 3 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की आने वाली है क्योंकि ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 3 मेथड के बारे में बात की गई थी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 मेथड है। आपके सिलेबस में मेथड तो और भी होते हैं, आपके सिलेबस में 3 मेथड है। एक तो है वेरिएबल सेपरेशन, एक होमोजीनियस और एक लीनियर। 3 थे। होमोजीनियस की नेक्स्ट आएगी और लीनियर की उससे भी नेक्स्ट होगी। तो फिलहाल ये वाली जो एक्सरसाइज है ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड की चल रही है। बेसिक तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या है एक्चुअली, उसको तो आप देख लेना उस वीडियो को जाके, मैं लिंक डाल दूंगा इसका। इसके अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन है तो मुझे बता देना। फिलहाल एक 10th क्वेश्चन आया था मेरे पास कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, इस 10th क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करता। तो पहली बात तो यह कि एग्जाम में मेथड लिख के नहीं आता कि इस मेथड से आपको करना है, पहचानना होता है कि किस मेथड से होगा, होमोजीनियस होगा कि वेरिएबल सेपरेशन होगा। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड वहाँ पर काम करता है जहाँ पर हम डी वाई की तरफ सारे वाई वाले वेरिएबल कर सकें और डी एक्स की तरफ सब एक्स वाले, यानी वेरिएबल को सेपरेट कर सकें। नाम से ही पता चल जाता है वेरिएबल सेपरेशन, यानी वेरिएबल को अलग किया जा सके, ऐसा मेथड। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो डी वाई वाली टर्म है इसे उधर ले जाओ, यानी एक तरफ डी एक्स वाली टर्म और एक तरफ डी वाई वाली। इसे हमने डी एक्स वाली टर्म को ऐसे रखा e की पावर x tan y dx, और जब इस टर्म को पूरी को उधर लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। e की पावर x को प्लस का कर दो, 1 को माइनस, और sec स्क्वायर y dy, ये वो हमने साइन चेंज कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं इसमें कि dx की तरफ सब x वाली टर्म, जैसे dx की तरफ ये tan y भी आया हुआ है तो tan y को उधर भेजेंगे और उधर डिवाइड में जाएगा। इधर dy की तरफ ये आया हुआ है x वाली टर्म, इसे इधर भेजेंगे तो सारा इंटरचेंज करने के बाद ये मिल जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx, और उधर बनेगा sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छा खासा आना चाहिए, और बेसिकली मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट किया करो पहले। भाई गिने चुने तो मेथड है इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, या वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं, √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले के ऊपर है जो। खैर फिलहाल इसमें हमने देखा कि अगर e की पावर x माइनस 1 को t लेट करें तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिलेगा हमें। तो अगर इसमें e की पावर x माइनस 1 को t रखें तो डिफरेंशिएशन करने पर मिलेगा e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो dt अपॉन t मतलब इसका तो हो जाएगा log e की पावर x माइनस 1। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस वाले में tan y को t मानेंगे तो ये dt अपॉन t हो जाएगा, इसका बनेगा log tan y। और बस ध्यान रखना कि जब ये दोनों टर्म log वाली आई हैं तो वो जो कांस्टेंट है उसे भी आप log c लिख देंगे, log c। अब ये होगा log e की पावर x माइनस 1, और वहां पर log की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो log c tan y लिखा जाएगा, log c tan y मल्टीप्लाई में आ गई है। अब एंटी लॉग लेने पर दोनों साइड log खत्म हो जाएगा, ये बचेगा e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू c tan y। आप आंसर यहीं छोड़ देंगे, अगर मैं ऐसे नहीं करता तब भी आंसर ये सही है, आप इतना छोड़ देंगे। अब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि आंसर ये ना देके बुक में आंसर ये दे रखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों करेक्ट हैं? तो आप इस आंसर से उसे लेकर आ सकते हैं। वैसे ये भी परफेक्टली करेक्ट है, कोई आपके मार्क्स नहीं कट करेगा, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आएगा। जैसे इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ 1 माइनस e की पावर x था, दूसरी तरफ ले जाकर हमने उसे e की पावर x माइनस 1 लिख दिया था। तो हो सकता है कि बुक वाला इसे ना लेके गया हो, इस टर्म को लेके गया हो उधर,
ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तो दोनों ऑप्शन होते हैं ना, तो हमें थोड़े ना पता है कि बुक वाले ने आंसर किस तरीके से लेके आया। अगर तुम इस टर्म को उधर लेके जाओगे ये माइनस की बन जाएगी और यहाँ पर ये एज इट इज बना रहेगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो उससे ये आंसर आएगा अगर आप इस टर्म को उधर लेके जाते हैं। बट अगर आपका ये आया और आप इससे उसे लाना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये जो कॉन्स्टेंट जो टर्म है ना वो इधर हो या इधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने इधर प्लस सी लिख दिया, हम इधर भी तो लिख सकते थे क्योंकि इंटीग्रेशन तो इधर भी हुआ है, किसी भी साइड लिखा जा सकता है। ठीक है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल तो इसके अकॉर्डिंग हमें tan y को अकेला करना है, तो मैं tan y उधर ही रोकता हूँ। tan y को हमने अकेला किया उधर, c को अकाउंट में लेके आए। अब ध्यान से समझना, इसमें से एक माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस ई की पावर एक्स लिखा उसे और अपॉन सी। ओके, 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन सी। अब ये जो माइनस 1 अपॉन सी, इसे ऐसे अगर मैं लिख दूं कि tan y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो ये जो कंटेंट जो भी है तो ये भी है कांस्टेंट, तो इसे भी हम सी ही मान सकते हैं। तो बस इसे सी लेट करते ही आप उसी आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो बात तो सेम थिंग होती है, ये जो आंसर मिसमैच होते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो इस कांस्टेंट के कारण होते हैं। कि हो सकता है कि हमने माइनस सी लिख रखा है, बुक वाले ने प्लस सी लिख रखा हो, हमने log सी यूज किया, हो सकता है बुक वाले ने ई की पावर सी यूज किया हो। तो जो आंसरों में मिसमैचिंग होती है इस कॉन्स्टेंट के कारण होती हैं ये, इसलिए इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको कि सर आंसर मैच नहीं कर रहे हैं इनके। बस एक बार अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउटफुल केस लगे तो मुझे भेज देना, एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा सबके पास, ठीक है ना। अब इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक सारे जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे कि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो जनरल सॉल्यूशन में ये आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें ये हम प्लस सी वगैरह लिखते हैं, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है उसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन 11 के बाद वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 to 14, 11 से 14 तक के क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब उसमें सी नहीं आएगा, सी को हटाना होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो वैसे तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई खास फर्क नहीं होता है, क्वेश्चन का जो मेथडोलॉजी है वो सेम यूज होगी, बस फर्क कहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ तक तो क्वेश्चन आप सेम करोगे, बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन की तरह ही करोगे, लेकिन उन क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखें 11 से 14 तक हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई है कि कुछ x और y की वैल्यू दी होती है। तो वे जो x और y की वैल्यू दी हुई है ना आपको, वे वैल्यू जब आप फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिख लोगे, पूरा ध्यान से सुनना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरा आप जनरल सॉल्यूशन पहले फाइंड करोगे। जब आप पूरा जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा एक सी। तो ये जो x और y की वैल्यू दे रखी है, ये x और y की वैल्यू जो आपको प्रोवाइडेड है, ये वैल्यू आप इसमें पुट कराओगे। यहाँ x की कुछ एक वैल्यू फिक्स कर दोगे, y की वैल्यू रख दोगे। जैसे सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू π/4, मान लीजिए ये दे रखी है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू π/4 या x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। मान लिया सपोज ये कंटेंट आपको दे रखा है, तो जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो x इक्वल टू 1 रखते ये इतना हो जाएगा c, और ये हो जाएगा 10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू 1 होगी तो 1 रख दोगे यहाँ पर, ये बन जाएगा e-1 इक्वल टू सी। अब c तो फिक्स हो गया, c की वैल्यू आ गई e-1, तो फाइनल आंसर क्या लिख दोगे, देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या लिखोगे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू सी, और बस c की जगह जो वैल्यू आई है ना कि वो वैल्यू यूज कर लोगे इंटू 10y। तो इस तरीके से आंसर छोड़ोगे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। बस इतना काम आपको एक्स्ट्रा करना है कि जो जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड कर चुके हैं, उस जनरल सॉल्यूशन में जो x और y की वैल्यू इक्वेशन के सामने लिखी हुई है, वे वैल्यू यूज करके आप c की वैल्यू फाइंड करोगे और c की वैल्यू को वापस इस जनरल सॉल्यूशन में रख दोगे, तो वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि इसमें ज़्यादातर सारी टर्म x वाली हैं, सिर्फ एक जगह dy है, तो आप इस dy को सिर्फ इधर रखो और इसके साथ ये जो dx अपोन में था उधर मल्टीप्लाई में भेजोगे आप, ऐसे लिखोगे 2x² प्लस x, इसकी मल्टीप्लाई में dx, और ये वाला कंटेंट पूरा dy के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आएगा और ये बन जाएगा आपका x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे। और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस नीचे वाले के फैक्टर हो सकते हैं। देखो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, इसके पहले फैक्टर में करके दिखा देता हूँ आपको। इस नीचे वाले के फैक्टर हो जाएंगे, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे इसमें। जो भी अलजेब्रिक, ऊपर भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके पार्शियल, उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन काम करती है आपकी। तो हमने इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर ये आएंगे। अब ये फैक्टर करने के बाद आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। नीचे दो फैक्टर हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, और ये आपको याद हो पार्शियल फ्रैक्शन में इसके ऊपर लिखते थे ए एक्स प्लस बी, इसके ऊपर लिखते थे सी। मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी कहा था कि इसके लिए इंटीग्रेशन मजबूत होना चाहिए, तो आपने रिवाइज किया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज को रिवाइज करना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि अब ये आगे का प्रोसीजर क्या है। अब आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, मैं फाइंड करके डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, आपको प्रोसीजर पूरा पता होगा। तो आप एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने का पूरा प्रोसीजर एक बार लिख दिया, याद आ जाएगा आपको कैसे कैसे करते हैं। कि इधर एलसीएम लेके कैंसिल आउट करते हैं, फिर वैल्यूज पुट करते हैं एक्स की। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 3/2, बी की -1/2 और सी की 1/2। वे वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे आप ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कराओगे तो आपको मिलेगा 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये पूरा ए एक्स अपॉन ये, यानी कि 3/2x प्लस बी की वैल्यू -1/2 है, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस सी की वैल्यू 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1। इस पूरे में ये 1/2 बाहर आप कॉमन लेके लिख दोगे, और यहाँ से बचेगा ये 3x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये वाला पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें तो इंटीग्रेशन में हमें मिलेगा dy का इंटीग्रेशन इक्वल टू, ये इससे रिप्लेस करा देते हैं, 1/2 को बाहर रखा, और इंटीग्रेशन के अंदर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इन दोनों टर्म को अलग अलग कर देते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे। अब आप इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसे तो t पुट करेंगे नीचे वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो हमें मिलेगा 2x dx इज टू dt। उस तरीके से आप करोगे इस इंटीग्रेशन को। ये tan इनवर्स वाला हो जाता है, ये log वाला। ओके, इंटीग्रेशन आप लिख लोगे। अब पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, और बाद में एक प्लस सी लिखा होगा। तो इस तरीके से हमें पूरी इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। ये जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन हमें पर्टिकुलर फाइंड करना है। तो आप इसमें x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करोगे। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखोगे आप बाकायदा, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट x = 0 y = 1। तो आप इसी इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 1 रखिए, तो इधर तो 1 हो जाएगा, वो 1/2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, 3/2। ये log, जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे log 1 बनेगा, ये log 1 माइनस वो tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स की वैल्यू, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये भी log 1 बन जाएगा। और मैं आपको इतना बता दूं कि log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, और प्लस सी। तो इस तरीके से आप देखोगे ये वैल्यू भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा, और फाइनली c = 1 बचेगा, क्योंकि इधर 1 है और उधर सिर्फ c बचा, तो c = 1 आया। ये c की वैल्यू 1 आप यहाँ पे रख देंगे, तो देयरफॉर y = 1/2 3/2, ये पूरा लिख दोगे, और बाद में +1। लेकिन आंसर ये नहीं दे रखा, आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर ये नहीं है। आंसर में क्या कर रखा है, इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई। जैसे ही 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, -1/2 tan इनवर्स x
और ये +1 तो अलग, इन दो टर्म को तो अलग छोड़ रखा है। और 1/2 की इसमें कराओगे तो 3/4 log x² + 1। 1/2 की उसमें कराओगे तो +1/2 log x + 4। यहाँ तक बना हुआ है। उसके बाद इन दोनों टर्म में 4 एलसीएम लेंगे। इन दोनों टर्म में आप 4 एलसीएम लोगे तो बाहर 1/4 लिख दिया हमने, ऐसे 4 एलसीएम लेके मतलब 1/4 लिख दिया। ये 3 log x² + 1 बनेगा, इसे लिखेंगे log x² + 1 की पावर 3, क्योंकि जो बाहर मल्टीप्लाई में उसे पावर में भेज सकते हैं। यहाँ पर भी जब 4 एलसीएम आएगा तो 2 आएगा, ऊपर 2 रह जाएगा, 2 को वहां उस log की पावर में भेजेंगे तो log x + 4 की पावर 2 ये बन जाएगा। और -1/2 tan इनवर्स x + 1 ये आंसर में पहले से ही दे रखा है। उसके बाद log m + log n को log m × n लिख दोगे और फाइनल आंसर आपका मैच कर जाएगा। ओके, तो आपने देखा कुछ भी फर्क नहीं है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। बस जनरल सॉल्यूशन यहाँ तक तो आपने किया, उसके बाद ये काम एक्स्ट्रा होता है उसमें कि c की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। ओके, इस तरीके से आप 14 तक के करेंगे क्वेश्चन। इसके किसी में प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे, अभी 14 तक के रखना बस।